Hello, good morning everyone. Today is our fifth lecture of superposition of wave, right? In the last lecture, we had started with the second part of this chapter, that is stationary waves or standing wave. उसको थोड़ा सा शॉर्टली रिवाइज करते हैं. ये स्टेशनरी वेव्स क्या होता है और कैसे फॉर्म होता है वो हमने लास्ट लेक्चर पे देखा था. तो ऐसा कुछ तो हमने डायग्राम बनाए थे स्टेशनरी वेव्स के लिए. तो मेन कंडीशन क्या है स्टेशनरी वेव्स के लिए? टू ट्रांसवर्स वेव होने चाहिए, टू प्रोग्रेसिव वेव होने चाहिए, आइदर ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल, दोनों भी चल सकते हैं. ठीक है. सो टू प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवल अलोंग द सेम पाथ, एक ही पाथ पे आ रहा है वो, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन. एक वेव आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है, दूसरा वेव आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है. तो क्या होगा, उन दोनों का सुपर इम्पोज होगा. सुपर इम्पोज होने के बाद लूप्स फॉर्म होते हैं और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स. अभी उनको स्टेशनरी नाम क्यों दिया है? क्योंकि उनका जो भी लूप्स होता है, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाला पार्ट होता है, वो कहीं पे भी आपको ऐसे मूव होते हुए नहीं दिखेगा. समझ में आ रहा है? Hence, such a waves are called as standing waves or stationary waves because resultant velocity is zero. Now, definition में हमने कहा either transverse or longitudinal. Therefore, standing waves are categorized as a transverse wave and longitudinal stationary wave. Transverse stationary wave and longitudinal stationary wave. Transverse मतलब क्या? ये स्ट्रिंग का एग्जांपल, जहां पे वेव आपका इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है और पार्टिकल का वाइब्रेशन कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, इसको परपेंडिकुलर. हेंस इट इज अ ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव. ये आपको कहां पे देखने को मिलेगा? इन द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. जो वायलिन या गिटार या सितार, उसके जो भी स्ट्रिंग्स होते हैं उसका ऐसे आपको स्टेशनरी वेव्स दिखेगा. नाउ कंसीडर द अनदर एग्जांपल, लॉन्गिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव्स. ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की वजह से फॉर्म होगा. लॉन्गिट्यूडिनल मतलब क्या? साउंड वेव. साउंड वेव में क्या फॉर्म होते हैं आपके? कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन. तो कंसीडर करो ये ट्यूनिंग फोक है. इस ट्यूनिंग फोक को मैंने इस या तो होलो पाइप है, ऑर्गन पाइप जिसको बोलते हैं, इसका इनर पार्ट क्या आपका पूरा का पूरा होलो है, एक साइड क्लोज है एक साइड ओपन है. तो इस ट्यूनिंग फोक को मैंने स्टक करके इसके एंड पे रखा. तो क्या होगा, जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव साउंड वेव फॉर्म होगा वो यहाँ से जाके क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा. फेस चेंज, यहाँ पे मीडियम चेंज होने की वजह से यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा. तो बाउंड्री कंडीशन क्या दिखाता है? ओपन एंड पे क्या फॉर्म होगा आपका? ओपन एंड पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल को वाइब्रेट होने के लिए ज्यादा स्पेस अवेलेबल है और यहाँ पे पार्टिकल को वाइब्रेट होने के लिए स्पेस अवेलेबल नहीं है. तो यहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल का क्राउडिंग होगा. और ओपन एंड पे पार्टिकल का क्या होगा, पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर हियर एंड पार्टिकल्स आर क्राउडिंग हियर. तो पार्टिकल्स आर क्राउडिंग का मतलब क्या होता है? जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे नोड पॉइंट, और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा उसका, एंटी नोड. ठीक है. तो ऐसा डायग्राम हम लोग हर बार तो नहीं ड्रॉ कर सकते वाइड इलस्ट्रेशन और वाइड एक्सप्लेनेशन. तो इस डायग्राम को हमने कन्वर्ट किया है एज लाइक द फर्स्ट वन. तो एंटी नोड मतलब क्या? जहाँ पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा. और नोड मतलब क्या? जहाँ पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कम होगा. सो दिस इज द नोड पॉइंट, दिस इज द एंटी नोड. अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है तो ऐसे वापस से उसका ऐसे हम लोग बना सकते हैं. जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होगा उसके ऊपर डिपेंड है. और दोनों की जगह ओपन एंड होगा तो क्या कैसे फॉर्म होगा आपका स्टेशनरी वेव्स? यहाँ पे भी एंटी नोड और यहाँ पे भी एंटी नोड. दोनों जगह पे आपका एंटी नोड फॉर्म होगा अगर दोनों साइड पे आपका पाइप ओपन है तो. समझ में आया? So now we will derive the equation for standing waves or stationary waves. Note it down. Okay. Now see here. Now we have to derive the equation of stationary waves. Definition हमने देखा, अभी उसका equation find करने का है. Stationary waves form कैसे होते हैं हमने बोला? We require two identical progressive wave traveling in an opposite direction. Okay. So first chapter में mathematical expression में हमने प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन डिराइव किया था. दैट इक्वेशन इज गिवन एज
y is equals to a sin bracket omega t plus minus kx. In that omega is equals to what 2 pi m and k का वैल्यू क्या होता है 2 pi by lambda which is nothing but वेव नंबर, उसको हम लोग बोलते हैं वेव नंबर, ठीक है। तो उस इक्वेशन को आपको क्या करने का है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके लेने का है। ओमेगा में से 2 पाई कॉमन लिया और k का वैल्यू क्या है 2 पाई बाय लैम्डा, उसमें भी 2 पाई कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा x बाय लैम्डा। सो nt माइनस x बाय लैम्डा, दिस इक्वेशन यू हैव टू यूज फॉर टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, मैंने बोला था ब्रैकेट में अगर दोनों पैरामीटर्स का सिंबल डिफरेंट डिफरेंट होगा, एक का प्लस एक का माइनस या इसका प्लस इसका माइनस, विच इंडिकेट्स व्हाट अ प्रोग्रेसिव वेव इज ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन। का साइन कुछ भी होने दो, खाली डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, बट दोनों का साइन माइनस माइनस ही नहीं तो प्लस प्लस ही। इसका मतलब क्या होता है, दिस वेव इज ट्रैवलिंग इन द अपोजिट, मतलब नेगेटिव ऑफ x डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? So use that equation a sin 2 pi nt plus minus x by lambda, ये इक्वेशन हमने यूज किया। It is a first progressive wave traveling in the positive x direction। यहाँ पे माइनस का मतलब ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है और दोनों का सिंबल प्लस प्लस, ये मतलब ये वेव कौन से डायरेक्शन में जा रहा है आपका अपोजिट डायरेक्शन। ये वाला आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये वाला आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है। डन। तो दोनों वेव क्या होंगे अपोजिट डायरेक्शन में जाने की वजह से सुपर इंपोज होंगे, जिसकी वजह से आपको रिजल्टेंट मिलेगा। सो दैट रिजल्टेंट इक्वेशन इज गिवन बाय वेक्टर एडिशन ऑफ दिस टू। सो y1 plus y2 दिस टर्म प्लस दिस टर्म, यहाँ पे a क्या है कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा आपका sin c प्लस sin d। यहाँ का पूरा टर्म क्या है, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे d और यहाँ का पूरा टर्म क्या है आपका c। तो यूजिंग sin c प्लस sin d जो हमने ऑसिलेशन में भी यूज किया है, 2 sin c प्लस d by 2 into cos c minus d by 2। ये टू फॉर्मूला का टू बाहर ले लिया, a इज कॉमन तो अंदर क्या बचेगा पहले sin का टर्म c प्लस d। अब इनका एडिशन करने का है, इसका और इसका सिंबल सेम है, इसका और इसका साइन क्या है डिफरेंट है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो अंदर बचेगा आपका इनका एडिशन 4 pi nt डिवाइड बाय 2। देन सेकंड वाले टर्म में क्या हो रहा है, cos के टर्म में सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब ये सब्ट्रैक्ट हो गया आपका 2 pi nt माइनस 2 pi nt। अभी ये टर्म क्या है आपका 2 माइनस 2 pi x by लैम्डा और ये 2 pi x by लैम्डा, माइनस में उनका एडिशन होगा, ये माइनस और ये भी माइनस होगा तो माइनस 4 pi x अपॉन लैम्डा डिवाइड बाय ये फॉर्मूले का 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट में बचेगा आपका 2a sin 2 pi nt into cos 2 pi x by लैम्डा। देन यहाँ पे cos का एंगल क्या है नेगेटिव है, बट अकॉर्डिंग टू मैथ्स cos ऑफ नेगेटिव थीटा इज इक्वल्स टू द cos थीटा, पॉजिटिव आता है आंसर। तो y का इक्वेशन हम लोग इसको क्या करेंगे, अभी रीअरेंज करेंगे। cos वाला टर्म हमने पहले ले लिया, देन sin का टर्म, so ये 2a cos 2 pi x by lambda into sin 2 pi nt। now we will consider this term 2a। ये जो टर्म मिला आपको इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, एम्पलीट्यूड। दो प्रोग्रेसिव वेव का सुपर इंपोज होने के बाद जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलने वाला है उसका इक्वेशन क्या है 2a cos 2 pi x by lambda एंड ओमेगा इज इक्वल्स टू व्हाट, ये 2 पाई को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई आगे। तो आपको फाइनल इक्वेशन मिलेगा y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। ये इक्वेशन क्या इंडिकेट करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब प्रोग्रेसिव वेव में पहले पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा था आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन, और सुपर इंपोज होने के बाद स्टेशनरी वेव्स भी आपका क्या परफॉर्म करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। दैट्स इट। एक पॉइंट आपको यहाँ पे नोट करने का है, सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ स्टेशनरी वेव। इस एक पॉइंट आपको नोट करने का है, ये जो प्रोग्रेसिव वेव है इसमें x एंड
टी एंड एक्स का टर्म क्या है, एक साथ है, टी और एक्स का टर्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, मतलब एक्स एंड टी का वैल्यू एक दूसरे को इफेक्ट करेगा। बट यहाँ पे कोई एक्स का टर्म ही नहीं है, एक्स का टर्म नहीं है मतलब क्या, एक्स और टी का टर्म, यहाँ पे दोनों में एक्स और टी का टर्म क्या है, सेपरेट सेपरेट है, इसका मतलब एक्स एंड टी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, दैट इज स्टेशनरी वेव, दिस वेव इज नॉट मूविंग एनीवेयर, एक्स का टर्म ही नहीं है मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है अलोंग द एक्स डायरेक्शन, हेंस द रिजल्टेंट, स्टेशनरी वेव में जो भी रिजल्टेंट आता है वो क्या रहता है आपका, स्टेशनरी होता है, स्टैंडिंग होता है। सो नोट डाउन दिस इक्वेशन। Okay, now see here. Now we have to find the condition for node and antinode find करने का है। Resultant equation हमने find किया था y is equals to a sin omega t। Node and antinode क्या होता है, वो लास्ट लेक्चर में बताया था। Node मतलब क्या होता है, where displacement of particle is minimum, minimum मतलब zero, and displacement is maximum. So this point is called as antinode, and this point is called as node point, node and antinode। ये नोड एंड एंटी नोड अल्टरनेटली फॉर्म होके आपका स्टेशनरी में बनता है। सो कंडीशन फाइंड करने का मतलब क्या फाइंड करने का है, कौन से डिस्टेंस पे आपका नोड फॉर्म होगा, उसके बाद नेक्स्ट नोड कौन से डिस्टेंस पे फॉर्म होगा, ऐसे कंडीशन फाइंड करने का है। सो इन शॉर्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब अलोंग द x एक्सिस वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस एट व्हिच द नोड्स आर फॉर्म्ड एंड एट व्हिच द एंटी नोड्स आर फॉर्म्ड। So node मतलब मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम मतलब डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, बट स्टेशनरी वेव में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन क्या मिला था आपको, 2a cos 2πx by lambda, ये हमने एज्यूम किया था, दिस इज नथिंग बट टोटल रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो इसको जीरो के साथ कंपेयर करो फॉर कंडीशन ऑफ नोड, तो कंपेयर करके आपको मिलेगा ये 2a यहाँ पे जाके डिवाइड होगा, cos ऑफ सम एंगल इज इक्वल टू जीरो। अभी cos का वैल्यू जीरो कहां से स्टार्ट होता है, cos 90 is equals to 0, so 90 then 270 in the similar way pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2 in radian we have to consider the values। then हर एक टर्म के साथ आपको इस टर्म को कंपेयर करके x का वैल्यू फाइंड करने का है। तो x क्या मिलेगा, ये पाई कैंसिल, तो यहाँ पे जाके डिवाइड होगा 4 और लैम्डा यहाँ पे जाके न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो x का पहला वैल्यू मिला आपको पाई बाय 4, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू मिलेगा आपको 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4 एक्सेट्रा। तो पहला अगर आपका नोड पाई बाय 4 डिस्टेंस पे फॉर्म हो रहा है, तो नेक्स्ट वाला नोड कहां पे फॉर्म होगा, 3 पाई बाय 4 डिस्टेंस पे, उसके बाद 5 पाई बाय 4 डिस्टेंस पे आपका नोड फॉर्म होगा। तो इसके लिए जनरल इक्वेशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, 2p - 1 sorry in terms of lambda I will answer lambda by 4, 3 lambda by 4, 5 lambda by 4, okay। so 2p - 1 divided by lambda by 4। 2p - 1 क्यों लिया, क्योंकि फर्स्ट नंबर के लिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे इंडेक्स कोएफिशिएंट क्या है 1, 3, 5, 1 मतलब क्या, टू इंटू 1 माइनस 1, यहाँ पे 2 into 2 minus 1 है, then 3 into 2 minus 1, so therefore the general equation is 2p minus 1 into lambda by 4, okay। okay now see the condition for antinode। antinode मतलब क्या, where displacement is maximum and that maximum displacement is plus minus 2। अभी आप लोग सोचते होंगे कि ये तो लूप्स फॉर्म हो रहा है ऐसे, तो इसका और इसका एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए, बट लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था स्टेशनरी वेव में आपका एक इल्यूजन है, ये जो लूप्स फॉर्म होते हैं दैट इज नथिंग बट इल्यूजन। कंसीडर करो मेरे हाथ में एक अगरबत्ती है, अगरबत्ती जली हुई अगरबत्ती, इसको मैंने ऐसे कंटिन्यूअसली सर्कल में घुमाया अगरबत्ती को, तो क्या दिखेगा आपको, इल्यूजन में ऐसे एक पूरा सर्कल दिखेगा। एक्चुअल में अगरबत्ती का ऐसा कोई सर्कल तो नहीं होता है, बट वो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो ऐसे घुमाने की वजह से आपको ऐसे सर्कल फॉर्म होते हुए दिखेगा। सिमिलर कंसेप्ट इज हियर, ये जो पहला वेव जाता है वही रिफ्लेक्ट होकर आपका यहाँ पे आता है और वो उसके साथ सुपर इम्पोज होता है।
विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, जिसकी वजह से आपको ये लूप्स फॉर्म होते हुए दिखेगा। सो हेंस वी हैव टू कंसीडर द टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये फर्स्ट वेव है और सेकंड वेव क्या रहेगा आपका, ये सेकंड वेव है। यही वेव आपका कंटिन्यूअसली ऐसे फेज चेंज करते रहता है, जिसकी वजह से आपके क्या फॉर्म्स होते हैं, लूप्स फॉर्म होते हैं। सो वी हैव टू कंसीडर टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 2a हियर। ये वाला मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये वाला मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अभी इस डायरेक्शन में जा रहा है। दैट इज द डिफरेंस ओनली। Therefore we have to consider plus and minus 2a here. So resultant का इक्वेशन तो पता है आपको, cos 2 pi upon lambda 2a is equals to plus minus 2a। ये 2a यहाँ पे जाके डिवाइड होके प्लस माइनस 1, तो cos 2 pi इसका वैल्यू मिला आपको प्लस माइनस 1। अभी cos of some angle is equals to 1। cos का वैल्यू 1 कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम 0, उसके बाद pi 2 pi 3 pi। तो इस टर्म को इस हर एक टर्म के साथ कंपेयर करके आपको वैल्यू मिलेगा x इज इक्वल टू पहला टर्म 0, उसके बाद पाई पाई कैंसिल, ये लैम्डा ऊपर जाएगा 2 डिवाइड होगा लैम्डा बाय 2, देन लैम्डा 3 लैम्डा बाय 2 2 लैम्डा एटसेट्रा। तो इसके लिए जनरल इक्वेशन क्या मिलेगा आपको, p टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय 2। और यहाँ पे p का वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 एटसेट्रा। और यहाँ पे p का वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3। यहाँ पे p का वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे p का वैल्यू 1 2 3। दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर कंडीशन ऑफ नोड एंड दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर कंडीशन ऑफ एंटी नोड। तो इस डेरिवेशन से आपको कंक्लूजन क्या मिल रहा है, दो नोड के बीच का डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड इज व्हाट, इसका और इसका डिफरेंस ले लो, इसका डिफरेंस है इसका डिफरेंस, तो ये डिफरेंस मिलेगा आपको कितना मिलेगा, लैम्डा बाय 2। इन दोनों का डिफरेंस ले लो तो आपको आंसर मिलेगा लैम्डा बाय 2। इन दोनों का डिफरेंस ले लो ऐसे, तो इन दोनों का डिफरेंस भी क्या मिलेगा आपको, लैम्डा बाय 2। इसका मतलब क्या, दो नोड के बीच का डिस्टेंस कितना है, लैम्डा बाय 2। दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस भी कितना है, लैम्डा बाय 2। बट नोड एंड एंटी नोड का बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड, ये डिस्टेंस आपका लैम्डा बाय 2 है, बट ये और ये डिस्टेंस कितना मिलना चाहिए आपको, लैम्डा बाय 4। सो कंसीडर दिस इज द फर्स्ट एंटी नोड 0 पे, और यहाँ पे फर्स्ट नोड कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, लैम्डा बाय 4। तो इसका और इसका डिफरेंस कितना आएगा, लैम्डा बाय 4। सो फ्रॉम दिस ऑल इक्वेशंस वी कैन से दैट दो नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस होता है लैम्डा बाय 2, एंटी नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस भी कितना होता है, लैम्डा बाय 2। बट नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड का डिस्टेंस कितना मिलेगा आपको, लैम्डा बाय 4। सो दीस आर द एमसीक्यू क्वेश्चंस यू हैव टू रिमेंबर, इंपॉर्टेंट। Distance between node point is lambda by 2, anti node is lambda by 2, but node and anti node का distance रहेगा आपका lambda by 4. Okay. So today we will stop here, and in the next lecture we will see the properties of stationary waves. Thank you.